Good morning, students. Let us start the 8th standard science, chapter number 7, conservation of plants and animals. We have completed third part of the conservation and plants and animals. We have read about the national parks, sanctuaries. Okay, now we will continue page number 122. Take out your books, page number 122. बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द बायोस्फीयर्स? बायो मीन्स बोथ ऑफ द टू थिंग्स, एनिमल एंड प्लांट्स. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स मीन्स दैट एरिया मीट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वो एरिया दैट इज प्रोटेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और and microorganisms. In other words, you can say the area which is protected for conservation of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो पर्टिकुलर एरिया है उसे ही हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. और ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या करते हैं? इट मेंटेन्स द कल्चर ऑफ दैट एरिया. उस पर्टिकुलर एरिया के कल्चर को वो मेंटेन करते हैं. ठीक है. इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया. इसके अंदर नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज है, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स में आ जाते हैं. जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, देखा आपने नाम सुना है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो इसके अंदर क्या होता है? एक नेशनल पार्क आता है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है. तो नेशनल पार्क कौन सा हो गया आपका? सतपुड़ा नेशनल पार्क. बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपका क्या हो गया? जैसे नेशनल पार्क हो गया आपका सतपुड़ा. सतपुड़ा ये आपका नेशनल पार्क है. अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क, अगर हम इसको बात करते हैं कि नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अगर हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी कौन सी हो जाएगी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है? 2 है. एक तो आपका आ जाता है बोरी, ठीक है ना, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दूसरा है पचमढ़ी. पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो 2 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई और एक आपका नेशनल पार्क आ गया. तो इस तरह से जो पचमढ़ी जो पचमढ़ी बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके अंदर बोरी और पचमढ़ी आ गई. इसके अलावा एक नेशनल पार्क आ गया जिसको कहते हैं हम सतपुड़ा. अब आता है आपका एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, ENDEMS. एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है आपकी? तो स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया. माने प्लांट्स और एनिमल की वो स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित होती है, माने कि वो उसी एरिया के अंदर ही मिलेगी आपको, दूसरे एरिया में चले जाओगे तो वहाँ नहीं मिलेगी. तो दैट टाइप ऑफ स्पीसीज आर नोन एज द एंडेमिक स्पीसीज. दीज स्पीसीज आर नॉट फाउंड एल्सवेयर. तो यानी कि ये स्पीसीज होते हैं वो कभी भी दूसरी जगह नहीं पाई जाती है. जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर आता है एंडेमिक प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं. एंडेमिक प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो साल की एक लकड़ी होती है एक्चुअली. तो फ्लोरा है ये आपका वहीं मिलेगा. कहाँ पर? पचमढ़ी में. वाइल्ड मैंगो है वो भी आपको वहीं मिलेगा. एंडेमिक फौना इन रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कि बिसन है, BISON एक जानवर है, इंडियन जेंट स्क्वायरल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है. ये सारे के सारे आपको पचमढ़ी में ही मिलेंगे. यानी कि हाँ बिल्कुल पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में होता है. तो दीज आर द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से. तो साल इज द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. आ गया समझ में आपको? एनी प्रॉब्लम? देन एंडेंजर्ड स्पीसीज. एंडेंजर्ड कौन सी होती है? डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा. तो एंडेंजर्ड स्पीसीज माने खतरे वाली स्पीसीज. अब कौन सा खतरा आ गया उसको? तो द स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्यूअर इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन एंड फेवरेबल फैक्टर. माने कि अनफेवरेबल फैक्टर के कारण एक ऐसे स्पीसीज जो कि अपनी संख्या में बहुत कम हो गई है, एंड इफ द कंटिन्यूएशन विल बी
मतलब अगर आपका कंटिन्यूशन चलता है तो उसके बाद में वही अनफेवरेबल कंडीशन होता है और उसी रफ्तार से वो स्पीसीज खत्म होती है, तो वन डे इट विल बिकम एक्सटिंक्ट। एक दिन क्या हो जाएगी वो एक्सटिंक्ट फॉर एवर, मतलब कि हमें फॉर एवर के लिए मतलब हमेशा के लिए वो चली जाएगी स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड कौन सा था, यानी खतरे के निशान, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि खतरे के निशान था। तो द स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर्स। इफ द सेम फैक्टर्स कंटिन्यू, अगर यही फैक्टर्स कंटिन्यू होते हैं, दीज स्पीसीज वुड हैव बिकम एक्सटिंक्ट सून, और बहुत जल्दी वो जो होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल इंडियन राइनोसोरस, एग्जाम्पल आपका कौन कौन सा हो गया, इंडियन राइनोसोरस हो गया, एशियाटिक लायन हो गया, एशियाटिक वाइल्ड आस, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दीज आर द एंडेंजर्ड स्पीसीज। नाउ आता है प्रोजेक्ट टाइगर। व्हाट इज द प्रोजेक्ट टाइगर? एक्चुअली क्या हुआ था, एक लंबे टाइम के अंदर, इन 1972 जो हमारे देश के अंदर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट की नहीं, टाइगर्स की जो संख्या थी, नंबर ऑफ टाइगर्स कंटिन्यूसली डाउन हो गए थे। और इतने ज़्यादा डाउन होते गए, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो एक ग्रीडी नेचर होती है इंसान की, कि हम लोग उसका शिकार करते हैं। तो शिकार करने के कारण या बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशन, मैक्सिमम उसका कारण यही था कि उसको चोरी छिपे ये लोग शिकार करते थे, जो क्रिमिनल्स होते हैं। तो उसके कारण 1972 के अंदर बहुत ज़्यादा टाइगर्स की जो संख्या थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद में जब टाइगर्स की संख्या इतनी ज़्यादा कम होने लगी तो एक वो एंडेंजर्ड वाली कंडीशन में आ गए। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, और दोनों की मिलने से हमने एक प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। कब किया था? 1973-74 में। प्रोजेक्ट टाइगर, और ये लॉन्च कब किया था? 1973 से 74 के अंदर हमने ये लॉन्च किया था हमारी गवर्नमेंट ने, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हेल्प है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, इसमें हेल्प है। तो जब 72 की सेंसस हुई थी तो केवल 1827 टाइगर्स थे। 1972 सेंसस के अंदर कितने थे? 1827 टाइगर्स थे। केवल इतनी सी संख्या के अंदर हमारे पास में टाइगर थे। और जो उसके बाद में हमने क्या किया, 9 टाइगर रिजर्व जो थे वो एस्टेब्लिश किया अलग अलग स्टेट के अंदर 73-74 में, ताकि इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, ताकि हम लोग उसकी नंबरिंग जो होता है वो इंक्रीज कर सकें। और उसके बाद में the main achievement of the project was excellent recovery of the habitat and consequent increase in the tiger population in the reserves area from mere 268 in 9 reserves in 1962। 268 थे 9 रिजर्व्स में, 272 में, वो वहाँ से कितने बन गए? 2967 हो गए 2018 में। 2018 में जब हमने वापस सेंसस की तो ये कितने बन गए बेटा? 2967 ये आपके बन गए। तो इतने सारे टाइगर्स जो होते हैं, वो नंबर ऑफ टाइगर्स जो होता है हमने बढ़ा लिया। हमने नहीं बढ़ाया, बल्कि हमने जो है बहुत सारी मेहनत करी, टाइगर्स रिजर्व को एक एम बना लिया, हमने पूरी तरह से बैन लगा दिया। उसके अलावा किसके ऊपर बैन लगाया? हमने हंटिंग पे बैन लगा दिया, पोचिंग पे बैन लगा दिया। लेकिन इसके अलावा हमने क्या किया? वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके अलावा आउट स्टेशन पेट्रोल कैंप, मतलब और पेट्रोलिंग, मैंने पूरी रात ये गश्त लगाते हैं वहाँ पे, इस जंगल में कोई आ सकता है, तो बाकायदा पूरी मॉनिटरिंग होती थी। हैव डेवलप्ड विद इन द टाइगर रिजर्व ड्यू टू विच पोचिंग हैज़ डिक्लाइन कंसिडरेबली। पोचिंग के ऊपर मतलब पूरी तरह से नज़र रखी उन्होंने। फायर प्रोटेक्शन इज इफेक्टिवली डन बाय सूटेबल प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, वॉलंटरी विलेज रिलोकेशन हैज़ बीन डन इन मैनी रिजर्व्स। कई जगह हमने क्या किया, जो गांव वाले थे उनका भी हेल्प लिया, और इस तरह से मतलब हमने एक एम बना लिया कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द टाइगर। और फाइनली क्या हुआ, हमने टाइगर को प्रोटेक्ट किया, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट टाइगर। तो यही आपका प्रोजेक्ट टाइगर है जो 73-74 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब आता है आपका रेड डाटा बुक। व्हाट इज दिस? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, this book
ये एस्टेब्लिश किए किसने? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये स्विट्जरलैंड की है और इसने एक रेड डाटा बुक मेंटेन करते हैं और दिस रेड डाटा बुक contains a record of information of a threatened species of plants and animal। वो स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की जो थ्रेटन वाली कंडीशन में है, माने अगर वही सेम कंडीशंस आपकी कंटिन्यू रहते हैं तो इट विल बी एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर। वो क्या होगा? दीज स्पीसीज विल बी टोटली एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर, यानी कि वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जैसे कि डायनासोर हमने बताया था आपको। तो रेड डाटा बुक मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड animals. There are separate books for plant, animal and microorganisms. The number of animals in this book is over 3000। कितने एनिमल है वहाँ पे? 3000 है। while the number of plant is very high, बहुत ज़्यादा है प्लांट्स की संख्या, एनिमल्स की संख्या 3000 है। और कितनी है वो प्लांट्स की? 20,000 से ऊपर, 20,000 above। दिस बुक कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 467 इसमें मैमल्स है, 1937 इसमें बर्ड्स हैं आपके, और 343 फिशेज है, 50 आपके एम्फीबियंस है। एम्फीबियन मीन्स द एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, और 170 रेप्टाइल्स है जो ज़मीन पे रैंक के चलते हैं, सांप, बिच्छू, दैट इज द 1355 इनवर्टिब्रेट्स है। इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज इन दिस बुक, और इस रेड डाटा बुक में हमारी इंडिया बड़ी हाईलाइटेड है, माने उसमें इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है, दे आर कमिंग इन द एंडेंजर्ड, दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ endangered species. The number of threatened plant is 474 while that of animal is over 100। एनिमल कितने हैं? 100। पिक्चर प्लांट है, इंडियन पोडोफाइलम है, स्नो ऑर्चर्ड है। अ ग्रीन बुक इज ऑल्सो पब्लिश्ड, एक ग्रीन बुक भी हमने पब्लिश किया, मतलब हमने नहीं, मतलब IUCN ने, विच गिव्स अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्लांट जो होते हैं उस प्रोटेक्टेड एरिया में कौन कौन से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उन सबकी मेंटेन करता है ग्रीन बुक। ठीक है, अब आता है आपका माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन, सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग, या फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। माने एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर पक्षी क्या करते हैं, हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे, जनरली विंटर के पहले होता है, तो पर्टिकुलर टाइम पे दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। मतलब उनको एक अच्छा भोजन मिल जाए, अनफेवरेबल कंडीशन ना हो, इसीलिए तो वो एक जगह से दूसरी जगह। इफ इट इज़ द मूवमेंट विच बी ईदर सीजनल और एज ए पार्ट ऑफ सिंगल लाइफ साइकिल, mainly seen in the birds and fish, due to which they move to distant breeding और feeding। breeding के लिए भी जाते हैं, feeding के लिए भी जाते हैं। feeding ground birds migrate due to following reasons। क्यों? पहला नंबर climatic condition। देखिए climatic condition, when climatic condition are adverse means they cannot tolerate this condition। कई लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, उस ठंड को वो बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे हम लोगों को क्या होता है, गर्मी के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा से रहते हैं, दैट इज़ नॉट अ माइग्रेशन। लेकिन हम अपनी इच्छा से हिल स्टेशन पे जाते हैं, हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ताकि हम जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो होता है ठंड बर्दाश्त नहीं होती है जनरली। फॉर लेइंग एग्स एट अ सेफर प्लेस, ताकि वो अपने अंडे जो होते हैं एक सुरक्षित जगह पे दे सके। टू फाइंड एरियाज विच कैन टेक केयर ऑफ देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग, और ऐसा जगह उनको चाहिए जहाँ पर भी अपने बच्चों को फीडिंग भी करा सके और ब्रीडिंग भी कर सके, बच्चों को जन्म भी दे सके, उनका पालन पोषण भी कर सके। दिस माइग्रेशन क्या है? व्हाट इज दिस? दिस माइग्रेशन इज अ रेगुलर मूवमेंट दैट ऑकर्स एट द सेम टाइम एंड प्लेस ईच ईयर। हर समय, हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर समय पे वो जाते हैं। द एनिमल लिव्स एन एरिया एंड रिटर्न टू द सेम एरिया आफ्टर सम टाइम। एनिमल क्या करता है, उस जगह को छोड़ देता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, और वापस अगले साल उसी टाइम पे वो आ जाता है पर्टिकुलर टाइम के बाद में। माइग्रेशन ऑफन स्टेट्स बिफोर विंटर स्टार्ट्स। जो माइग्रेशन होता है जनरली सर्दियों के पहले आता है। एनिमल्स माइग्रेट टू एन एरिया विच इज़ वार्म, ऐसे एरिया में जाते हैं वो वार्म होते हैं, बिकॉज सम मोर फूड इज़ अवेलेबल इन दैट एरिया। उस टाइप के जो एरिया होते हैं जो थोड़ा गर्म होते हैं, वहाँ पर फूड अवेलेबल होता है अच्छी तरह। ड्यू टू दिस रीजन जो साइबेरियन क्रेन होता है, दे माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू राजस्थान के अंदर आते हैं। कहाँ पर?
17,000 किलोमीटर दूर की दूरी को वो तय करते हैं, 17,000 डिस्टेंस जो है किलोमीटर का डिस्टेंस को वो कवर करते हैं। और भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जो राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर आते हैं। सिमिलरली, और उसी तरह से दूसरा आता है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न जो आर्कटिक टर्न होता है, आर्कटिक टर्न्स क्या करते हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल में जाते हैं, आर्कटिक टू एनार्कटिक रीजन में एवरी ईयर। तो दैट इज द माइग्रेशन। मीन्स नाउ वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।